Okay, chapter number 11. In previous lecture, we have discussed some forms of energy. We have discussed the kinetic energy. In that, okay, in previous lecture, we have discussed kinetic energy. In that, we have seen that some examples. A moving object can do work. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. इस चीज में हमने ये सेंटेंस देखा था कि कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है, बट एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क. मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा फास्ट मूव कर रहा, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, वर्क कर सकता है. बट ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग फास्टर, मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, दैट विल बी, दैट कैन डू मोर वर्क. मतलब कि दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा वर्क करेगा. ओके, इन दिस a falling coconut, a speeding car, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, a running athlete, etc. possess kinetic energy. मतलब कि जितनी भी चीजें है, फॉलिंग कोकोनट मतलब कि गिरता हुआ कोकोनट है, स्पीडिंग कार है मतलब कोई कार जो स्पीड में चल रही है वो, और रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ये सभी जितनी भी चीजें इसके अंदर क्या है, स्पीड में है, ये लोग मूव कर रहे हैं, तो इट मींस दे हैव काइनेटिक एनर्जी. इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. मतलब कि काइनेटिक एनर्जी क्या है कि एनर्जी, जो कोई भी एनर्जी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. The kinetic energy of an object increases with its speed. मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगी, जबकि उसकी स्पीड इंक्रीज होगी. इट मीन्स कि अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. By definition, we say that the kinetic energy of a body moving at a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. मतलब कि अगर कोई काइनेटिक एनर्जी बॉडी मूविंग है, कोई एक सर्टेन वेलोसिटी से, कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो चल रही है, तो उसका जो कोई भी वर्क डन हो रहा है उतनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होगी. Now let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. अब जो कोई भी डेफिनेशन हमने देख ली है उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी को, एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को कोई एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u. ओके, अब यहाँ पे ध्यान से अपने को देखना है कि भाई कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उसका सिंबल लिया हुआ है u. लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स f acts on it in the direction of its displacement. मतलब कि कोई एक f फोर्स उसके ऊपर अगर एक्ट करेगा तो ये डिस्प्लेस होता है. कितना डिस्प्लेस होता है, तो s जितना डिस्प्लेस होता है. तो फ्रॉम द equation 11.1, the work done W is F into S. The work done on the object will cause a change in its velocity. Let its velocity change from U to V. अब क्या होगा कि जैसे कि सपोज कोई एक साइकिल जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, बट अब उस साइकिल के ऊपर अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी. ओके, सो जो पहले वाली 10 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी थी उसको हम u लेते हैं, उसको एज ए u डिनोट करते हैं, और फोर्स लगाने के बाद, फोर्स एक्ट करने के बाद जो वेलोसिटी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, जो कोई भी चेंज आया उसके अंदर, वो वेलोसिटी को हम लेते हैं v. ओके, तो जब कभी भी एक चीज याद रखना है हमको, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा तो उसको हम एक्सेलरेशन a से डिनोट करते हैं. ओके,
तो इन सेक्शन 8.5 we studied three equations of motion, the relation connecting the initial velocity u and final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a, and the displacement s is v square minus u square is equal to 2as. 8.5 में अपनों ने ये पढ़े थे, मतलब जिसने भी ये चैप्टर चलाया हो, कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये इक्वेशन हमने आगे रीड कर चुके हैं. तो इसके ऊपर से हमको डिस्प्लेसमेंट का मिल जाएगा इक्वेशन. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लेना है तो s को एक साइड करेंगे तो बाकी 2a जो है वो आ जाएगा, नीचे जाएगा. ओके, अपॉन में. Now from section 9.4 we know F is equal to ma. Thus using equation 11.2 in equation 11.1 we can write the work done by the force F is W is equal to ma into v square minus u square divided by 2a. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 8th चैप्टर में से जो एक इक्वेशन था उसपे से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ली हुई है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिया हुआ है. ओके, और साथ में जो फोर्स है उसका इक्वेशन लिया हुआ है. कहां से? चैप्टर नंबर 9 में से. तो F इज इक्वल टू ma होता है और यहां से S को अगर हम कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a उसका फॉर्मूला बनेगा. तो हमने जैसे कि यहाँ पे देखा था कि W इज F इंटू एस, तो भाई हमको F क्या मिला है? ma इंटू S क्या मिला है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. तो इसलिए W इज इक्वल टू हाफ m इन ब्रैकेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ओके, अब if the object is starting from its stationary position, that is u is equal to 0, then w is equal to half mv square. अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि भाई साइकिल पहले नहीं चल रही थी, एक ही जगह खड़ी थी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट था एक ही जगह खड़ा था, यानी कि उसके वहां कोई भी जात की काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, कोई मोशन में वो नहीं था. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसकी स्टार्टिंग की जो कोई भी पोजीशन थी वो थी 0, मतलब कि कोई मोशन नहीं था उसके अंदर. तो दैट्स व्हाई u इज इक्वल टू 0. तो अगर ये जो 11.3 फॉर्मूला है w इज इक्वल टू हाफ m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो उस पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. सो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी w इज इक्वल टू हाफ mv square. It is clear that the work done is equal to the change in the kinetic energy of an object. If u is equal to 0, the work done will be half mv square. Thus, the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is E of k. मतलब kinetic energy is equal to half mv square. तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं. सबसे पहले क्या करना है? चैप्टर नंबर 8 सॉरी ये जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर से हमको ये पता करना है कि भाई W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस. उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से हमने ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट वाला और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिया हमने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ओके, फिर उसमें s के अंदर फॉर्मूला कन्वर्ट करके s की वैल्यू ली है इसमें से. साथ साथ में चैप्टर नंबर 9 में से F इज इक्वल टू ma लिया हुआ है. ओके दोनों की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट किए F इंटू एस वाले में. उसके बाद अगर हम सपोज करते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 था, मतलब ओके इसकी जो कोई भी वेलोसिटी थी वो 0 थी, दैट्स व्हाई W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ek इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होगी. Now from this an example is given. Example 11.3. An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मास दे दिया 15 kg और साथ साथ में वेलोसिटी दे दी 4 मीटर पर सेकेंड. तो उसमें क्या करना है भाई? देख लो इधर, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगा दिया अपनों ने, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ. अब m का वैल्यू कितना दिया था हमको? 15 kg था और साथ साथ में
जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर दिया हुआ है, v कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 4 into 4। सो अब इसको कट आउट करेंगे, 2 to the 4, तो 15 to the 30, 30 4 the 120j। अब j क्यों लिखा हुआ है इधर, कि जब कभी भी कोई भी एंटिटी लिखेंगे हम, तो उसके साथ में उसका यूनिट लिखना जरूरी है। तो हमने आगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि भाई वर्क डन और साथ में एनर्जी, दोनों का फॉर्मूला से सॉरी यूनिट जो है वो सेम है, जो कि है जूल के। तो यहाँ पे 11.3 खत्म हो गया। नाउ 11.4, what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg। अब सबसे पहले इसमें मास ऑफ द कार दिया हुआ है 1500 और स्टार्टिंग इसकी कितनी है, 30 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ था, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इस पे से हमको क्या मिली, 25/3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, अब बाद में क्या हुआ कि ये जो कार है दैट इज मूविंग बाय द 60 किलोमीटर पर आवर, दैट्स वाई 50/3। So EKI, that is initial kinetic energy of car, is equal to half mu square. Now you have to put value of m and u, half into 1500 kg into 25/3 square. So that will be 156,250/3 joule. Okay, the final energy of the car, that is EKF, is equal to half 1500 kg into 50/30 is equal to 625,000/3। अब इसका माइनस करेंगे तो हमको टोटल वर्क डन दैट वी विल गेट 156,250 जूल। ओके, सो थर्ड और फोर्थ एग्जांपल इसको आपको 2 टाइम्स लिखना है, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे किसी को कुछ क्वेरी